एक टेबल बनवाई थी मैंने आपको, जिसमें आपको ये बताया गया था कि कौन सी रिएक्शंस ऑलवेज स्पॉन्टेनियस होती हैं, कौन सी रिएक्शन नेवर स्पॉन्टेनियस होती हैं, और कौन सी रिएक्शन स्पेसिफिक कंडीशंस पर स्पॉन्टेनियस होती है। पूछा है आपसे इनमें से कौन सी रिएक्शन ऐसी होगी जो हर एक टेम्परेचर पर पॉसिबल होगी, आप जिस टेम्परेचर पर चाहें उस टेम्परेचर पर रिएक्शन को करा सकें। एक पार्टिकल, एक रिएक्टेंट जब टूट के दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट बनाता है तो इसका मतलब ये डिकम्पोज हुआ है, क्योंकि इसने रिएक्शन तो किसी से करी नहीं है। किसी भी बॉन्ड को तोड़ने के लिए आपको हीट देनी पड़ती है, तो डिकम्पोजिशन हो रहा है मतलब एंडोथर्मिक होगा, ठीक है ना। तो ये भी पिक्चर से आउट हो गया। हेलो बच्चों, क्या हालचाल, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे और मस्त पढ़ाई कर रहे होंगे। पढ़ाई चालू होगी फुल स्विंग पे। तो बच्चों, थर्मोडायनेमिक्स का लेक्चर नंबर 8 आज लेकर आए हैं आपके लिए। क्या पढ़ेंगे आज के लेक्चर में? आज आपको पढ़ाऊंगा थर्मोकेमिस्ट्री। शुरू करेंगे थर्मोकेमिस्ट्री को। थर्मोकेमिस्ट्री का एक छोटा सा पोर्शन आपके सिलेबस में है, लेकिन खुशी की बात यह कि उसी छोटे से पोर्शन से मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं। कल के लेक्चर में हम लोग क्या कर रहे थे? कल के लेक्चर में हम लोगों ने स्लॉट का डिस्कशन कंप्लीट कर लिया था। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को हम लोगों ने कंप्लीटली डिस्कस कर लिया था और मैं आपको करा रहा था क्वेश्चंस, ठीक है ना। गिब्स फ्री एनर्जी के क्वेश्चंस चल रहे थे। एक टेबल बनवाई थी मैंने आपको, जिसमें आपको ये बताया गया था कि कौन सी रिएक्शंस ऑलवेज स्पॉन्टेनियस होती हैं, कौन सी रिएक्शन नेवर स्पॉन्टेनियस होती हैं, और कौन सी रिएक्शन स्पेसिफिक कंडीशंस पर स्पॉन्टेनियस होती है ना। एक टेबल बनवाई थी। तो अगला जो क्वेश्चन आने वाला है उसी टेबल पर बेस्ड है। उसी टेबल पर बेस्ड दो क्वेश्चन हम लोग कर चुके थे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो लेंगे वो भी उसी टेबल के ऊपर बेस्ड है। पहला है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस कैन टेक प्लेस एट एनी टेम्परेचर। इसमें से कौन सी रिएक्शन किसी भी टेम्परेचर पे हो सकती है? इसमें से कौन सी रिएक्शन किसी भी टेम्परेचर पे हो सकती है? ए, PCl5 गैस, PCl3 गैस प्लस Cl2 गैस। बी, CaCO3 सॉलिड, CaO सॉलिड प्लस CO2। सी, CH4 गैस, O2 गैस gives H2O लिक्विड। नेक्स्ट है C2H6 गैस, 3.5 O2 गैस, 2 CO2 गैस। ये क्वेश्चन है, 4 रिएक्शंस गिवन है। पूछ रहा है आपसे इनमें से कौन सी रिएक्शन ऐसी होगी जो हर एक टेम्परेचर पर पॉसिबल होगी, आप जिस टेम्परेचर पर चाहें उस टेम्परेचर पर रिएक्शन को करा सकें। अब कल जो टेबल मैंने आपको बनवाई थी, उस टेबल के पहले ही कॉलम में हमने ऐसी एक रिएक्शन लिखी थी, डेल्टा H इज लेस देन 0 और डेल्टा S इज मोर देन 0। ऐसी रिएक्शन अगर होती है तो ऐसी रिएक्शन होती है स्पॉन्टेनियस एट ऑल टेम्परेचर, ठीक है। डेल्टा H हम रिएक्शन के नेचर से पता लगा लेंगे। डेल्टा H तो हम रिएक्शन के किससे पता लगा लेंगे? नेचर से पता लगा लेंगे। डेल्टा S कैसे पता लगेगा? डेल्टा S पता लगेगा डेल्टा Ng से। अगर मेरे को डेल्टा S पॉजिटिव चाहिए दैट मीन्स मेरे को डेल्टा Ng पॉजिटिव चाहिए, ठीक है ना। तो जिस रिएक्शन में डेल्टा Ng पॉजिटिव होगा वो हमारे कंटेंडर होंगे, ठीक है। पहली रिएक्शन, डेल्टा Ng पॉजिटिव है, लेकिन ये रिएक्शन एक डिकम्पोजिशन है। एक पार्टिकल, एक रिएक्टेंट जब टूट के दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट बनाता है तो इसका मतलब ये डिकम्पोज हुआ है, क्योंकि इसने रिएक्शन तो किसी से करी नहीं है ना। इसने रिएक्शन तो किसी से करी नहीं है, तो ये कैसी रिएक्शन है? ये एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। और डिकम्पोजिशन जितने भी होते हैं वो एंडोथर्मिक होते हैं, वो एंडोथर्मिक होते हैं। और एंडोथर्मिक हमारे केस में हो नहीं सकता, क्योंकि रिएक्शन का एक्सोथर्मिक होना जरूरी है, ठीक है। ये पिक्चर से आउट हो गया। इसके लिए भी अगर मैं डेल्टा Ng देखूं तो 1 होगा, 1 - 0,
लेकिन यहां पर भी वही केम हो रहा है कि एक रिएक्टेंट मिलके एक रिएक्टेंट दो प्रोडक्ट बना रहा है, दैट मीन्स ये भी डिकम्पोजिशन है। और डिकम्पोजिशन कोई सा भी हो एंडोथर्मिक होता है, किसी भी बॉन्ड को तोड़ने के लिए आपको हीट देनी पड़ती है, तो डिकम्पोजिशन हो रहा है मतलब एंडोथर्मिक होगा, ठीक है ना। तो ये भी पिक्चर से आउट हो गया, ए नहीं हो सकता, बी नहीं हो सकता। अब बचा सी और डी। सी और डी दोनों ही कंबस्टन है, हाइड्रोकार्बन का कंबस्टन करवाया जा रहा है। तो ये दोनों ही रिएक्शन कैसी हैं, ये दोनों ही कंबस्टन की रिएक्शंस हैं, जिनके लिए डेल्टा एच इज लेस देन जीरो, जिनके लिए इज डेल्टा एच इज लेस देन जीरो। ये दोनों रिएक्शंस हैं, इनके लिए डेल्टा एच इज लेस देन जीरो। अब इनमें से जिस रिएक्शन, तो ये दोनों रिएक्शन क्वालिफाई कर सकती हैं। अब जिनमें से इस रिएक्शन में ये हो जाएगा, इट ऑल बॉइल्स डाउन टू दिस, सारी की सारी कहानी इस पर आ गई कि जिसमें ये हो जाएगा, दैट विल बी आवर आंसर। चेक कर लो, इस वाली के लिए डेल्टा एन जी निकालें, इस वाली के लिए डेल्टा एन जी निकालें। डेल्टा एन जी प्रोडक्ट में दो हैं, वाटर क्यों नहीं जोड़ा, लिक्विड है। रिएक्टेंट में 1 + 2 -1, ओ डेल्टा एन जी लेस देन जीरो आ गया, ये पिक्चर से आउट हो गई। फिर तो श्योर शॉट यही आंसर होगा, और कोई तरीका ही नहीं है। चेक करके देख लो, ना मानो तो इसके लिए डेल्टा एन जी निकाल लो। यहां वाटर भी गैस में 2 + 3 5, 1 + 3.5 0.5, जो कि 0 से बड़ा है, आया ना, सॉल्व हो गया। भाई ये वाली थर्ड वाली क्यों फ्लॉप हुई, क्योंकि एक तो इसमें डेल्टा एन जी नेगेटिव है। टेक्निकली फिजिकली सोचूं तो वाटर को लिक्विड रखना है, वाटर को अगर लिक्विड रखना है तो वाटर का लिक्विड रखने के लिए आपको रिएक्शन का टेम्परेचर हमेशा 100 डिग्री से कम रखना पड़ेगा, क्योंकि 100 डिग्री से ऊपर तो वाटर वेपर बन जाएगा। इसका मतलब आप मजबूर हैं कि आपको रिएक्शन 100 डिग्री से नीचे नीचे ही करानी है। तो बट ऑब्वियस है, यहां पर वाटर वेपराइज हो रहा है, तो वाटर को कितने ही ऊपर ले जाओ। एक बार वाटर 100 के ऊपर वेपर बन गया, फिर तो बन ही गया वेपर, जिस टेम्परेचर पे जाओ उस पर कराओ, है ना। तो इसमें जो रिएक्शन होगी ये वाली, ये किसी भी टेम्परेचर के ऊपर पॉसिबल होगी। जब भी कभी आपको चेक करना हो तो डेल्टा एच इज लेस देन जीरो और डेल्टा एच इज मोर देन जीरो, ये जिस रिएक्शन में पाया जाएगा, ऐसी रिएक्शन हर एक टेम्परेचर पर पॉसिबल होगी। ऐसी रिएक्शन हर एक टेम्परेचर पर क्या होगी, पॉसिबल होगी, ठीक है। हर एक टेम्परेचर पे क्या होगी बेटा, पॉसिबल होगी। इज इट क्लियर? latent heat of fusion of water is ice 80 कैलोरी पर ग्राम, 80 कैलोरी पर ग्राम, ठीक है ना। फाइंड द एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस। फाइंड द एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस। फाइंड द एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस। आपको आइस के फ्यूजन की क्या निकालनी है बच्चों, एंट्रोपी निकालनी है। व्हाट इज द टर्म लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट हीट से आप लोग परिचित होंगे कि जब आप क्या करते हैं, आइस को लेकर 0 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचते हैं, और 0 डिग्री सेल्सियस पर जब आप इसको हीट देना शुरू करते हैं तो ये हीट इसका टेम्परेचर नहीं बढ़ाती, इसको सॉलिड से लिक्विड में बदलती है। फिजिक्स में पढ़ा होगा आप लोगों ने, ये इसकी फिजिकल स्टेट को चेंज करती है, ठीक है ना। अब अगर एक मोल आइस को 0 डिग्री सेल्सियस यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ आइस पे या मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस पे, 1 मोल आइस को मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस पे अगर आप पिघलाएंगे तो जो हीट आपको देनी पड़ेगी वो कहलाती है एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, और ये होती है पॉजिटिव। क्या कहलाती है, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, ठीक है ना।
डेल्टा एच फुस, इसे कहते हैं हम लोग एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। हीट रिक्वायर्ड, हीट रिक्वायर्ड heat required for 1 mole solid to convert into liquid at its freezing या मेल्टिंग बोल लो, एक ही बात है। फ्रीजिंग पॉइंट लिक्विड का होता है, मेल्टिंग पॉइंट सॉलिड का होता है, ठीक है ना। व्हाट इज फ्रीजिंग पॉइंट? फ्रीजिंग पॉइंट स्लैश मेल्टिंग पॉइंट, इसकी क्या कहानी होती है? इसकी क्या कहानी होती है? ये वो टेम्परेचर होता है, ये वो टेम्परेचर होता है, फ्रीजिंग पॉइंट स्लैश मेल्टिंग पॉइंट, ये वो टेम्परेचर होता है सॉलिड एंड लिक्विड phases of a substance are in इक्विलिब्रियम। जहां पर सॉलिड फेज और लिक्विड फेज सब्सटेंस की इक्विलिब्रियम में होती है। जिसमें सॉलिड और लिक्विड में इक्विलिब्रियम होगा उसे फ्रीजिंग पॉइंट बोलेंगे। जब लिक्विड और वेपर में इक्विलिब्रियम होगा तो उसे बॉइलिंग पॉइंट बोलेंगे। जब लिक्विड और वेपर में इक्विलिब्रियम होगा तो बॉइलिंग पॉइंट बोलेंगे, और जब सॉलिड और वेपर में इक्विलिब्रियम होगा तो बोलेंगे सब्लिमेशन टेम्परेचर। क्या बोलेंगे? सब्लिमेशन टेम्परेचर, ठीक है। तो ये हो गया फ्रीजिंग पॉइंट, टेम्परेचर एट विच सॉलिड एंड लिक्विड फेजेस आर सब्सटेंस आर इन इक्विलिब्रियम। इस लाइन को पढ़ते ही हमारे चेहरे पर चमक आ गई। क्यों चमक आ गई? क्योंकि पूरी की पूरी कहानी फ्रीजिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट के ऊपर की जा रही है, और इसका मतलब 0 डिग्री सेल्सियस यानी कि जो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट है, इस पर सॉलिड आइस, सॉलिड वाटर और लिक्विड वाटर में क्या होगा? इक्विलिब्रियम होगा। और अगर इक्विलिब्रियम होगा तो 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर डेल्टा जी फ्यूजन 0 होगा, क्योंकि इक्विलिब्रियम पे डेल्टा जी 0 होता है, बताया था। रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए डेल्टा जी 0 होता है, बताया था। तो बस यही इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का लॉजिक है, यही इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का लॉजिक है। तो देखो, डेल्टा जी फुस बराबर डेल्टा एच फुस माइनस टी डेल्टा एस फुस, सही है। डेल्टा जी फुस कितना है? यह है 0। तो डेल्टा एच फुस कितना होगा? डेल्टा एच फुस अपॉन टी फुस। फुस का मतलब फ्रीजिंग पॉइंट, फ्यूजन टेम्परेचर। ये फॉर्मूला डायरेक्ट लगा सकते हैं, ये फॉर्मूला आप डायरेक्ट लगा सकते हैं, ठीक है ना। ये फॉर्मूला आप डायरेक्ट लगा सकते हैं। तो यहां से डेल्टा एच फुस कितना आएगा? डेल्टा एच फुस कितना दिया है? 80 कैलोरी पर ग्राम, और ये होती है पर मोल। एक मोल में कितने ग्राम आइस हुई? 18 ग्राम। 80 इंटू 18, टेम्परेचर केल्विन में रखना 273। टेम्परेचर केल्विन में रखोगे 273 आ जाएगा। क्या आंसर आ रहा है? 5.97 कैलोरी पर मोल केल्विन, क्योंकि तुमने एक मोल के लिए सॉल्व किया ना, क्योंकि तुमने एक मोल के लिए सॉल्व किया इसलिए कैलोरी पर मोल केल्विन, ठीक है ना। 5.97 कैलोरी पर मोल केल्विन, ठीक है। नोट, सिमिलर टू previous problem, at boiling point T वाप से दिखाते हैं उसे, या टी बी से दिखाते हैं। लिक्विड एंड वेपर फेज ऑफ a substance
आर इन इक्विलिब्रियम, ठीक है ना, आर इन इक्विलिब्रियम, आर इन इक्विलिब्रियम, दैट मीन्स एट टी बराबर टी डेल्टा जी वेपराइजेशन ये 0 होगा। तो यहां से आप निकाल सकते हैं डेल्टा एस वेपराइजेशन, डेल्टा एच वेपराइजेशन अपॉन टीवी, ठीक है। इसे कहते हैं बच्चों एंट्रोपी ऑफ वेपराइजेशन, इसे कहते हैं एंट्रोपी ऑफ वेपराइजेशन। जैसे वहां एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन थी, ये एंट्रोपी ऑफ वेपराइजेशन है, ठीक है ना। और जैसे वहां एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन थी, यहां एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, ठीक है, ठीक है ना। इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। और ये बॉइलिंग पॉइंट है जिसे केल्विन में लेना है, ये बॉइलिंग पॉइंट है जिसे किस में लेना है, केल्विन में लेना है। जैसे एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन of a liquid is 75 kilojoule per mole and entropy of vaporization is 375 is 375 जूल पर मोल केल्विन, 375 जूल पर मोल केल्विन। फाइंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द, आपको लिक्विड का क्या निकालना है, बॉइलिंग पॉइंट निकालना है, ठीक है ना। आपको एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन दे रखी है, एंथैल्पी ऑफ क्या दे रखी है, वेपराइजेशन दे रखी है ना, लिक्विड की डेल्टा एच वाप। तो आपको गिवन है डेल्टा एच वाप, लिक्विड को वेपराइज करने के लिए लगने वाली एनर्जी जूल पर मोल। आपको डेल्टा एस वाप दे रखी है 375 जूल पर मोल केल्विन। आपको निकालना है बॉइलिंग पॉइंट। तो डेल्टा एस वाप बराबर डेल्टा एच वाप अपॉन टीबी। यहां से टीबी कितना आ जाएगा, 75,375, 200 केल्विन, 200 केल्विन। बॉइलिंग पॉइंट निकला लिक्विड का। लिक्विड का क्या निकला है, बॉइलिंग पॉइंट निकला है, ठीक है ना। तो जैसे हमने अभी पिछले वाले क्वेश्चन में फ्यूजन के लिए सॉल्व किया था, इस वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने किसके लिए सॉल्व कर लिया, किसके लिए सॉल्व कर लिया, वेपराइजेशन के लिए। बस ध्यान देने वाली बात यह है कि जब बॉइलिंग पॉइंट या फ्रीजिंग पॉइंट पर आएंगे तो डेल्टा जी जो होगा वो 0 होगा। क्यों 0 होगा, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट पर लिक्विड और वेपर इक्विलिब्रियम में होंगे, फ्रीजिंग पॉइंट पर सॉलिड और लिक्विड इक्विलिब्रियम में होंगे। और जहां जहां इक्विलिब्रियम दिखेगा, इक्विलिब्रियम की पहचान ही यही होती है कि इक्विलिब्रियम पर डेल्टा जी बराबर 0 होता है। इक्विलिब्रियम की पहचान ही यही होती है कि इक्विलिब्रियम पे डेल्टा जी बराबर 0 होता है, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, एक क्वेश्चन ले रहा हूं इसी कंसेप्ट के ऊपर,
द वैल्यू ऑफ डेल्टा जी फॉर रिएक्शन H2O लिक्विड से H2O सॉलिड, टेम्परेचर बराबर 260 केल्विन, इज ए पॉजिटिव, नेगेटिव, इज इक्वल टू 0 या फिर कांट बी प्रेडिक्टेड। ठीक है ना, ध्यान देना, ध्यान देना। ये नहीं कि लिक्विड सॉलिड की रिएक्शन देखी, सॉलिड लिक्विड की रिएक्शन देखी, तुरंत 0 मार दिया आंसर। टेम्परेचर पे जरूर ध्यान दे लेना, टेम्परेचर पे जरूर ध्यान दे लेना, समझ रहे हो ना, टेम्परेचर पे जरूर ध्यान दे लेना। लिक्विड को बर्फ बनना है, लिक्विड को बर्फ बनना है। टेम्परेचर कितना होगा? टेम्परेचर है 260 केल्विन, -13 डिग्री सेल्सियस। -13 डिग्री सेल्सियस क्या वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट होता है? नहीं होता है। -13 डिग्री सेल्सियस क्या वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट होता है? नहीं होता है। तो क्या -13 डिग्री सेंटीग्रेड पर आइस और वाटर में इक्विलिब्रियम होगा? क्या -13 डिग्री सेल्सियस पर आइस और वाटर में इक्विलिब्रियम होगा? नहीं होगा। तो क्या डेल्टा जी बराबर 0 होगा? नहीं होगा, नहीं होगा। ठीक है, डेल्टा जी 0 होगा? नहीं होगा। तो फिर डेल्टा जी कितना होगा? क्या -13 डिग्री सेल्सियस के ऊपर पानी अपने आप आइस में कन्वर्ट हो जाएगा? हाँ हो जाएगा ना यार भाई, 0 से नीचे उतरते ही तो बर्फ जम जाती है ना पहाड़ों पर। तो जब पहाड़ों पर टेम्परेचर बहुत कम होता है तो ऑटोमेटिकली वहां बर्फ जम जाती है, अपने आप ही बर्फ जमती है, प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगी। इसका मतलब डेल्टा जी विल बी लेस देन 0, क्योंकि इस टेम्परेचर पे ये प्रोसेस कैसी होगी? इस टेम्परेचर पे ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगी। डेल्टा जी विल बी लेस देन 0, क्योंकि सब जीरो टेम्परेचर है, तो सब जीरो टेम्परेचर के ऊपर आइस ऑटोमेटिकली, वाटर ऑटोमेटिकली आइस में बदल रहा होगा। तो रिएक्शन की डायरेक्शन को देख लेना और टेम्परेचर को देख लेना, तब डिसीजन लेना। ये नहीं सॉलिड लिक्विड की रिएक्शन देखते ही 0 मार दिया आंसर कि सर ने तो 0 बताया था। 0 बताया था सर ने, लेकिन 0 तब बताया था जब टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट के बराबर हो या बॉइलिंग पॉइंट के बराबर हो, हर टेम्परेचर पे नहीं बताया था। ठीक है ना, तो इसमें टेम्परेचर का विशेष रोल है, इस बात का ध्यान रखना। टेम्परेचर का इसमें स्पेशल रोल है, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, चलिए साहब, तो ये खत्म होते हैं हमारे क्वेश्चंस। अब आपसे बात करेंगे थर्मोमिस्ट्री। हट, चल जाओ काम वैसे इससे। लास्ट अटेम्प्ट है ना, थोड़ा सा टाइम और वेस्ट करते हैं, 2 मिनट का, फिर शुरू करेंगे थर्मो केमिस्ट्री। हट, इससे तो मैं हाथ ही से लिख लूंगा, ज्यादा बेटर। इससे तो मैं हाथ से लिख लूंगा, ज्यादा बेटर। करना क्या होगा? ऑल आई हैव टू डू इज ड्रॉ एन अंडरलाइन and we are good to go. We are good to go. Let us start with thermochemistry. What is thermochemistry? Thermochemistry is thermodynamics applied on chemical reactions. जब आप लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को केमिकल रिएक्शन के ऊपर अप्लाई करते हो, मतलब ये दिस इज द बेबी ऑफ केमिकल रिएक्शन विद थर्मोडायनेमिक्स। जब थर्मोडायनेमिक्स और केमिकल रिएक्शंस का मिलन हुआ तो थर्मोकेमिस्ट्री पैदा हुई।
तो थर्मोकेमिस्ट्री बेसिकली क्या होती है? थर्मोकेमिस्ट्री होती है लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अप्लीकेबल ऑन केमिकल रिएक्शंस। जब आप इन्हीं लॉज को केमिकल रिएक्शंस के ऊपर लगाओगे, जितनी भी कहानी आपको मैंने पढ़ाई है वो सारी की सारी कहानी जब आप केमिकल रिएक्शंस के ऊपर लगाओगे, तब जो चीज बनेगी उस चीज को हम लोग बेटा थर्मोकेमिस्ट्री कहते हैं। क्या कहते हैं? थर्मोकेमिस्ट्री कहते हैं। सो थर्मोकेमिस्ट्री इज एप्लीकेशन ऑफ लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ऑन केमिकल रिएक्शंस। ठीक है ना? केमिकल रिएक्शंस के ऊपर हम लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को अप्लाई करेंगे तो थर्मोकेमिस्ट्री का जन्म होगा। ठीक है? किसका जन्म होगा? थर्मोकेमिस्ट्री का। अब कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स है थर्मोकेमिस्ट्री की, पहले वो समझते हैं। जैसे सबसे पहले जो आपको जरूरत पड़ेगी वो पड़ेगी थर्मोकेमिकल इक्वेशन की। थर्मोकेमिकल इक्वेशन की, जब आप केमिकल रिएक्शन को लिखते हैं तो आप उसे केमिकल इक्वेशन से डिनोट करते हैं, लेकिन थर्मोडायनेमिक्स में आपको केमिकल इक्वेशन नहीं चाहिए होती। थर्मोडायनेमिक्स में आपको केमिकल इक्वेशन नहीं चाहिए होती, मतलब केवल केमिकल इक्वेशन से आपका काम नहीं चलता। केवल केमिकल इक्वेशन से आपका काम नहीं चलता। ठीक है ना? आपको जरूरत पड़ती है किसकी? आपको जरूरत पड़ती है थर्मोकेमिकल इक्वेशन की। थर्मोकेमिकल इक्वेशन क्या होती है बेटा? थर्मोकेमिकल इक्वेशन होती है केमिकल इक्वेशन इन्वॉल्विंग या इंक्लूडिंग, एक केमिकल इक्वेशन जिसमें क्या क्या मौजूद हो? फिजिकल स्टेट्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की फिजिकल स्टेट्स मौजूद हो, वो आप लोगों ने लिखी हुई हो। दूसरा, एनर्जी अब्सॉर्ब्ड और रिलीज्ड इन द रिएक्शन, एनर्जी अब्सॉर्ब्ड और रिलीज्ड इन द रिएक्शन। ठीक है ना? जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप कह रहे हो PCl5 से टूटा PCl3 प्लस Cl2 बना, तो ये एक केमिकल इक्वेशन है जो आपको केवल इतना बता रहा है कि PCl5 से टूट के PCl3 और Cl2 बना। लेकिन अगर इसी इक्वेशन को मैं थर्मो केमिकल इक्वेशन बनाऊंगा तो ये होगा PCl5 गैस, PCl3 गैस प्लस Cl2 गैस, डेल्टा H रिएक्शन के अंदर जो एंथैल्पी चेंज है वो पॉजिटिव है, क्योंकि एक डिकम्पोजिशन है, डिसोसिएशन है। तो डिसोसिएशन होने की वजह से जो डेल्टा H है ठीक है ना, जो डेल्टा H है वो डेल्टा H पॉजिटिव है। तो ये जो है और इसकी वैल्यू भी आपको पता होगी, डेल्टा H की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी जो आपको पता होगी। लेट अस से वो X है, तो डेल्टा H रिएक्शन की वैल्यू भी मैं यहां पर लिख दूंगा X किलो जूल, है ना। हीट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू भी मैं यहां पर लिख दूंगा, जो रिएक्शन के अंदर एनर्जी इन्वॉल्व हुई है उसकी हम बात कर लेंगे। ठीक है ना। तो ये जो दिखा रहा है ये एक थर्मोकेमिकल इक्वेशन को दिखा रहा है। इट इज नॉट ओनली एन इक्वेशन, इट इज अ थर्मोकेमिकल इक्वेशन। इट इज नॉट ओनली एन इक्वेशन, इट इज थर्मोकेमिकल इक्वेशन। ठीक है, ये जो दिखा रहा है ये थर्मोकेमिकल इक्वेशन को दिखा रहा है, तो इट इज नॉट एन इक्वेशन, इट इज अ थर्मोकेमिकल इक्वेशन। ठीक है, तो ये नॉर्मल इक्वेशन नहीं है, ये एक थर्मोकेमिकल इक्वेशन है। क्लियर है मेरी बात जी। तो आपको जितनी भी इक्वेशंस यहां पर मिलेंगी वो सारी की सारी थर्मोकेमिकल इक्वेशंस ही मिलेंगी। जितनी भी इक्वेशंस आपको मिलेंगी वो सारी की सारी थर्मोकेमिकल इक्वेशंस ही मिलेंगी। एक बात। दूसरी बात, अल्टीमेटली हमें करना क्या है?
अल्टीमेटली हमें करना है एनर्जी ऑफ रिएक्शन को पढ़ना है। अल्टीमेटली हमें क्या करना है, हमें एनर्जी ऑफ रिएक्शन को पढ़ना है, एनर्जी ऑफ रिएक्शन को पढ़ना है। और जितनी भी रिएक्शंस मैं आपको यहां पढ़ा रहा हूं, ऑल ऑफ दीज रिएक्शंस आर इरिवर्सिबल रिएक्शंस। द रिएक्शंस व्हिच आई एम टेकिंग अप हियर आर इरिवर्सिबल रिएक्शंस, एंड सिंस द रिएक्शंस आर इरिवर्सिबल दे विल बी डन इन एन ओपन वेसल। ये आप अगले चैप्टर में सीखेंगे कि जो इरिवर्सिबल रिएक्शंस होती हैं ये खुले बर्तन में कराई जाती हैं। क्यों कराई जाती हैं? ताकि रिएक्शन लौट के वापस ना आ पाए। कोई भी गैसियस प्रोडक्ट हो वो उड़ जाए, गायब हो जाए, ताकि सारे प्रोडक्ट एक साथ बर्तन में मौजूद ही ना रहे और दोबारा से लौट के रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में ना लौट पाए। इसलिए इरिवर्सिबल रिएक्शंस खुले बर्तन में कराई जाती हैं टू अलाउ गैसियस प्रोडक्ट्स टू एस्केप आउट ऑफ द वेसल। ठीक है, तो ऐसे केस में जो एनर्जी होगी वो होगी एंथैल्पी। ऐसे केस में जो एनर्जी होगी वो होगी एंथैल्पी। तो नेक्स्ट चीज है एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। नेक्स्ट चीज है हीट ऑफ रिएक्शन। खुला बर्तन मतलब कांस्टेंट प्रेशर सिस्टम, और कांस्टेंट प्रेशर सिस्टम की हीट को एंथैल्पी तो कहते हैं, क्यूपी बराबर डेल्टा एच। इसलिए हम लोग एंथैल्पी डिफाइन करते हैं हीट ऑफ रिएक्शन और एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। ठीक है, क्लियर है? चलिए, the amount of heat released or absorbed, the amount of heat released or absorbed during complete conversion of reactants into products in a balanced chemical reaction is called heat of reaction. ठीक है, is called heat of reaction. किसी भी रिएक्शन में जब रिएक्टेंट पूरी तरीके से कन्वर्ट हो जाते हैं प्रोडक्ट में, किसी भी रिएक्शन में जब रिएक्टेंट पूरी तरीके से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं, पूरी तरीके से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है ना, कंप्लीट कन्वर्जन ऑफ रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट्स, और कुछ भी बचता नहीं है, तो उस समय पर जो हीट निकलती है, उस समय पर जो हीट निकलती है या जो हीट लगती है, जो हीट निकलती है या जो हीट लगती है, उसे हम कहते हैं हीट ऑफ रिएक्शन। जैसे एक रिएक्शन हो रही है हाफ H2 गैस, ये बन रहा है। अब क्या इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पूरी तरीके से कन्वर्ट हो रहे हैं? हाँ, हो रहे हैं, क्योंकि जितने मोल हाइड्रोजन के यहां हैं उतने यहां हैं, जितने ऑक्सीजन के यहां हैं उतने यहां हैं। तो क्या इस रिएक्शन की हीट को मैं हीट ऑफ रिएक्शन बोलूंगा? हाँ सर, बिल्कुल बोल सकते हैं। H2 gas gives O2 gas gives H2O liquid। क्या इस रिएक्शन की हीट ऑफ को बोल सकते हैं हीट ऑफ रिएक्शन? नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते? कंप्लीट कन्वर्जन नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? यहां ऑक्सीजन का एक एटम है या एक मोल है, यहां O के 2 एटम, तो ऑक्सीजन कंजर्व नहीं है, मतलब पूरी तरीके से वाटर में नहीं गई है, कुछ ऑक्सीजन यहां भी बच गई है। या फिर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, H2 प्लस हाफ O2 होगा, H2 गैस प्लस O2 गैस गिव्स H2O2 लिक्विड। क्या अब आप देख रहे हैं, क्या अब आप देख रहे हैं H2 गैस और O2 गैस जितना उधर है उतना ही इधर है,
तो इसे हीट ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। इसका मतलब क्या मैं आपसे कह सकता हूं सीधे सीधे सामान्य भाषा में, सीधे सीधे सामान्य भाषा में क्या मैं आपसे कह सकता हूं कि कंप्लीट कन्वर्जन ऑफ रिएक्टेंट्स इनटू प्रोडक्ट्स, complete conversion of reactants into products. This is a fancy word for balanced chemical equation. क्योंकि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में तभी कन्वर्ट होंगे पूरी तरीके से, जितने एटम रिएक्टेंट में हैं उतने ही एटम अगर प्रोडक्ट में हैं किसी भी सब्सटेंस के, तो इसका मतलब एटम्स कंजर्व्ड हैं। और अगर एटम्स कंजर्व्ड हैं तो एटम्स कंजर्व केवल बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में ही होते हैं। ये आपको मूल कॉन्सेप्ट में मैंने पढ़ाया था। तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन जो होती है उसके अंदर जो भी हीट निकलती है, हीट लगती है। सीधी सीधी भाषा में बोल रहे हैं, अब फैंसी वर्ड्स छोड़ दिए हमने, सीधी सीधी भाषा में बोल रहे हैं कि अगर कोई रिएक्शन बैलेंस्ड है तो उसमें जो हीट निकलेगी या जो हीट लगेगी, दैट हीट इज कॉल्ड एज व्हाट? दैट हीट इज कॉल्ड एज हीट ऑफ रिएक्शन। दैट हीट इज कॉल्ड एज हीट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, दैट इट इज कॉल्ड एज हीट ऑफ रिएक्शन। ठीक है भाई, अब मैं बार बार बोल रहा हूं। अच्छा, यूनिट ऑफ हीट ऑफ रिएक्शन ये होती है किलो कैलोरी पर मोल और किलो जूल पर मोल। अब ये पर मोल ऑफ क्या, ये अलग अलग केस में अलग अलग चीज होती है। ये पर मोल किसका, ये पर मोल अलग अलग केस में अलग अलग चीज होती है। जैसे अभी मैं हीट ऑफ रिएक्शन के टाइप पढ़ाऊंगा तो उसमें जब मैं हीट ऑफ फॉर्मेशन बोलूंगा तो ये पर मोल ऑफ प्रोडक्ट हो जाएगा। कंबक्शन बोलूंगा तो पर मोल ऑफ रिएक्टेंट हो जाएगा। बॉन्ड एनर्जी बोलूंगा तो ये पर मोल ऑफ बॉन्ड हो जाएगा, है ना। तो ये पर मोल अलग अलग होता है, अलग अलग हीट के लिए इसको अलग अलग तरीके से डिफाइन करते हैं। ठीक है ना, अलग अलग तरीके से इसको हम क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। क्लियर है। तो अलग अलग तरीके से इसकी कहानी जो होती है वो दी जाती है फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ हीट ऑफ रिएक्शंस। वो अपने को आगे में समझ में आ जाएगा, जैसे जैसे अपन आगे बढ़ते जाएंगे अपने को समझ में आ जाएगा। अब मैं बार बार लिख रहा हूं हीट रिलीज और हीट अब्सॉर्ब्ड, हीट रिलीज और हीट अब्सॉर्ब्ड, हीट रिलीज और हीट अब्सॉर्ब्ड। इसका मतलब अगर मैं केमिकल रिएक्शंस की बात करूं तो केमिकल रिएक्शंस या तो हीट अब्सॉर्ब करती हैं सराउंडिंग से या सराउंडिंग में हीट रिलीज करती हैं। या तो सराउंडिंग में हीट अब्सॉर्ब करती हैं या सराउंडिंग से हीट खींचती हैं या सराउंडिंग में हीट छोड़ती हैं। तो उसके आधार पर केमिकल रिएक्शंस दो प्रकार की होंगी। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, पहली होती है एक्सोथर्मिक और इसका दूसरा नाम होता है एक्सर्गोनिक रिएक्शंस। एक्सोथर्मिक और एक्सर्गोनिक रिएक्शंस, एक्सोथर्मिक और एक्सर्गोनिक रिएक्शंस। ठीक है ना। तो एक्सोथर्मिक और एक्सर्गोनिक रिएक्शंस का फंडा क्या है, एक्सोथर्मिक और एक्सर्गोनिक रिएक्शंस का क्या फंडा है, इनके अंदर जो एनर्जी होती है, एनर्जी इज रिलीज्ड इन दीज रिएक्शंस। तो ये जो रिएक्शंस होती हैं ये एनर्जी हमेशा रिलीज करती है। ठीक है ना, ये एनर्जी हमेशा रिलीज करती है। और थर्मोडायनेमिक्स में जो चीज सिस्टम से बाहर निकलती है वो कैसी होती है, पॉजिटिव या नेगेटिव, नेगेटिव। कोई भी रिएक्शन आर से पी हो रही है तो मेरे को इस रिएक्शन में यूज होने वाली या निकलने वाली हीट निकालनी है। मेरे को इस रिएक्शन से, तो कोई भी रिएक्शन होगी तो इसी शक्ल से होगी। अब इस रिएक्शन में जो हीट इन्वॉल्व हुई है वो कैसे निकाली जाएगी। एंथैल्पी एक स्टेट फंक्शन है, फाइनल स्टेट माइनस इनिशियल स्टेट। फाइनल स्टेट क्या है रिएक्शन में, प्रोडक्ट है। इनिशियल क्या है, रिएक्टेंट है, और वो नेगेटिव होता है। HP इज मोर देन HR।
प्रोडक्ट के पास एनर्जी रिएक्टेंट से कम है, जिसके पास एनर्जी कम है वो मोर स्टेबल है, जिसके पास एनर्जी ज्यादा है वो लेस स्टेबल है। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में आप लेस स्टेबिलिटी से मोर स्टेबिलिटी की तरफ जाते हैं। सिस्टम एनर्जी छोड़ के स्टेबिलिटी गेन करता है, सिस्टम क्या करता है, एनर्जी छोड़ के स्टेबिलिटी गेन करता है, ठीक है ना, एनर्जी छोड़ता है स्टेबिलिटी गेन कर लेता है। तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है एज कंपेयर टू रिएक्टेंट। जो प्रोडक्ट्स होते हैं दोज आर मोर स्टेबल एज कंपेयर टू रिएक्टेंट्स, ठीक है। नोटेशन लिखते कैसे हैं, लिखते कैसे हैं, सबसे कॉमन तरीका होता है a प्लस बी गिव्स c डेल्टा एच इज इक्वल टू नेगेटिव, ऐसे लिख दिया, डेल्टा एच इज इक्वल टू माइनस एक्स किलो जूल पर मोल। ये एक्सोथर्मिक को दिखाने का सबसे आसान तरीका है, ठीक है। या फिर ऐसे लिख दिया, ए और बी ने रिएक्शन करी, सी बनाया, साथ में एक्स किलो जूल एनर्जी रिलीज करी, ए और बी ने साथ में एक्स किलो जूल एनर्जी रिलीज करी। तीसरा तरीका अलजेब्रा, इस एक्स को मैं इधर ले आया, प्लस का था माइनस का हो गया, माइनस एक्स किलो जूल गिव्स सी। अब ये भाई साहब तीनों चीजें आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि वो क्वेश्चन में आपको नोटेशन में फंसाएगा। इसमें बच्चे नोटेशन में फंस जाते हैं, आता सब होता है, वो नोटेशन अलग तरीके दे देगा, जैसे मान लो रिएक्शन ऐसे लिख देगा या रिएक्शन ऐसे लिख देगा, गड़बड़ हो जाती है, क्वेश्चन गड़बड़ हो जाता है। तो इसलिए नोटेशन का विशेष रूप से ध्यान रखना है, नोटेशन का विशेष रूप से ध्यान रखना है। इसके एग्जाम्पल्स रेस्पिरेशन, सांस लेते हैं हम लोग, एक्सोथर्मिक होता है। दूसरा रेस्पिरेशन, दूसरा कंबस्टन, तीसरा एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन, ठीक है ना। रेस्पिरेशन, कंबस्टन, एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन, रेस्पिरेशन, कंबस्टन, एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन, ये रिएक्शंस वो हैं जो हमेशा ही एक्सोथर्मिक होती हैं। इनमें हमेशा एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है ना, इनमें हमेशा एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है, ठीक है। दूसरा टाइप की रिएक्शंस होती हैं एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक और एंडरगोनिक रिएक्शंस, एंडोथर्मिक और एंडरगोनिक रिएक्शंस। What are endothermic or endergonic reactions? In these reactions, energy is absorbed. यहां पर एनर्जी अब्जॉर्ब होती है, एनर्जी क्या होती है, अब्जॉर्ब होती है, ठीक है। इसका मतलब R2P डेल्टा H, और जो चीज अब्जॉर्ब होती है वो हमारे यहाँ पॉजिटिव होती है थर्मो में, HP इज मोर देन HR। प्रोडक्ट के पास ज्यादा एनर्जी है तो ये लेस स्टेबल है और ये मोर स्टेबल है, मतलब आप मोर स्टेबिलिटी से लेस स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हो। सिस्टम कोई भी ऐसा नहीं होगा जो मोर स्टेबिलिटी से लेस स्टेबिलिटी की तरफ जाए, कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं होगा जो मोर स्टेबिलिटी से लेस स्टेबिलिटी की तरफ जाए, अनलेस उसे कोई बहुत जबरदस्त लालच ना दे दिया जाए, अनलेस अगर उसे कोई बहुत जबरदस्त लालच ना दे दिया जाए। आज तुम अपने घरों पे बैठे हो, मैं तुमसे कोई यूक्रेन चले जाओ, तो तुम जानते हो यूक्रेन में लड़ाई चल रही है, नहीं जाओगे। लेकिन मैं तुमसे कोई यूक्रेन चले जाओ, मैं तुम्हें 1 करोड़ रुपए दूंगा, तो शायद तुम जाने के लिए मान जाओ, क्योंकि तुम्हें पता है तुम्हारे देश का एनवायरनमेंट, तुम्हारे घर का एनवायरनमेंट ज्यादा स्टेबल है। तो कोई भी मोर स्टेबिलिटी से लेस स्टेबिलिटी की तरफ कभी नहीं जाता। अगर सिस्टम जा रहा है इसका मतलब आप उसे बहुत जबरदस्त एनर्जी दे रहे हैं, तभी वो जा रहा है, अदरवाइज नहीं जा रहा है। दैट इज वाई एंडोथर्मिक रिएक्शंस में क्योंकि स्टेबिलिटी कम होती है, इसलिए एंडोथर्मिक रिएक्शंस में एनर्जी अब्जॉर्ब करता है सिस्टम। क्या करता है, अब्जॉर्ब करता है। नोटेशन,
ए प्लस बी ने सी बनाया, डेल्टा एच बराबर एक्स किलो जूल पर मोल। पहला तरीका। दूसरा तरीका, ए प्लस बी ने प्लस एक्स किलो जूल लिया, प्लस का मतलब एनर्जी लिया और सी बनाया, डेल्टा एच लिखने की जरूरत ही नहीं है। और तीसरा तरीका, अलजेब्रा, सी माइनस एक्स किलो जूल। तीनों ही तरीके से आप इस रिएक्शन को डिनोट कर सकते हैं, तीनों ही तरीके से आप इस रिएक्शन को डिनोट कर सकते हैं। एंडोथर्मिक के एग्जाम्पल तो बहुत सारे होते हैं, एंडोथर्मिक के तो बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं। कोई सा भी डिसोसिएशन या डिकम्पोजिशन हमेशा एंडोथर्मिक होगा। अभी मैंने तुम्हें थोड़ी देर पहले क्वेश्चन भी करवाया था इसी के ऊपर। बॉइलिंग, फ्यूजन, फ्यूजन मतलब मेल्टिंग, सब्लिमेशन, बॉइलिंग, फ्यूजन, सब्लिमेशन। फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस, ये सारी की सारी रिएक्शंस जो होती हैं एंडोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं। फोटोसिंथेसिस में अगर सनलाइट ना मिले, सन से एनर्जी ना मिले तो खाना बन नहीं सकता। फोटोसिंथेसिस में पेड़ अपने लिए खाना बनाते हैं ना, पेड़ अपने लिए खाना बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं? तो वो खाना बनाने के लिए उन्हें सन से एनर्जी की जरूरत पड़ती है, अंधेरे में तो फोटोसिंथेसिस नहीं होती ना। तो फोटोसिंथेसिस का जो फिनोमिनन है वो तभी होता है जब सन से उसे एनर्जी मिलती है। तो इसका मतलब ये प्रोसेस कैसी प्रोसेस हो गई? एक एंडोथर्मिक प्रोसेस हो गई। तो हीट ऑफ रिएक्शन के बेसिस पे क्या हो गया, रिएक्शंस को हमने दो कैटेगरीज में बांट दिया, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। ठीक है, तो अब जो रिएक्शंस होंगी या तो वो एक्सोथर्मिक होंगी या फिर वो एंडोथर्मिक होंगी। आगे जाके हम देखेंगे लॉन्ग रन में कि अब जो रिएक्शंस हमें मिलेंगी या तो वो एक्सोथर्मिक होंगी या फिर वो एंडोथर्मिक होंगी। ठीक है, चलिए बिफोर वी स्टार्ट डिफरेंट टाइप ऑफ हीट्स, एक छोटा सा आर्टिकल और कर लेते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग heat of reaction, factors affecting heat of reaction। कौन कौन से फैक्टर हीट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं? कौन कौन से फैक्टर जो होते हैं वो हीट ऑफ रिएक्शन को क्या करते हैं? अफेक्ट करते हैं। किन किन फैक्टर से हीट ऑफ रिएक्शन पर फर्क पड़ता है, किसी रिएक्शन में किन किन चीजों से हीट ऑफ रिएक्शन पे क्या पड़ता है, फर्क पड़ता है। तो आइए देखें, पहला फैक्टर है अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स। आप जानते हैं हीट ऑफ रिएक्शन बेसिकली एंथैल्पी है, और एंथैल्पी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। बताया था मैंने, ई फॉर एनर्जी, ई फॉर एंथैल्पी, ई फॉर एक्सटेंसिव। तो एंथैल्पी कैसी प्रॉपर्टी होती है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है ना। तो मान लो एक रिएक्शन हो रही है, A प्लस बी गिव्स C, और इसके अंदर जो एंथैल्पी है लेट अस से वो x किलो जूल है। इसके अंदर एंथैल्पी है वो कितनी है? x किलो जूल है। तो अगर तुम यहां पर दो मोल ले लोगे तो जो एंथैल्पी होगी वो कितनी होगी? वो होगी 2x किलो जूल। कहने का मतलब यह है कि जिस नंबर से रिएक्शन में मल्टीप्लाई किया है, जिस नंबर में रिएक्शन से मल्टीप्लाई किया है, उसी नंबर से तुम्हें हीट में भी मल्टीप्लाई कर देना है। जिस नंबर से तुमने रिएक्शन में मल्टीप्लाई किया है, यू हैव टू मल्टीप्लाई द हीट बाय द सेम रिएक्शन, बाय द सेम फैक्टर। दोनों के मोल दो किए, हीट भी डबल हो गई। तो ज्यादा क्वांटिटी कम रखोगे, हीट कम मिलेगी या निकलेगी? कम मिलेगी, कम लगेगी। ज्यादा रखोगे, ज्यादा मिलेगी, ज्यादा लगेगी। सिंपल सी बात, ठीक है ना। अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट के बाद नेक्स्ट आते हैं
allotropic form of reactant. कई बार क्या होता है, एक ही रिएक्शन को एक ही रिएक्टेंट से कराते हैं, लेकिन उसकी एलोट्रोपिक फॉर्म अलग अलग होती है। एक ही रिएक्शन को एक ही रिएक्टेंट से कराते हैं, लेकिन उसकी एलोट्रोपिक फॉर्म अलग अलग होती है। इस वजह से हीट में अंतर आता है। क्यों आता है? क्योंकि हर एक एलोट्रॉप बराबर बराबर स्टेबल नहीं होता। जैसे कार्बन को जलाया, डायमंड प्लस O2 गिव्स CO2 गैस। कार्बन को जलाया, डायमंड को, बहुत अमीर होना चाहिए तुम्हें तब जला पाओगे तुम, CO2 गैस। डेल्टा H इज इक्वल टू माइनस 399.5 किलो जूल हीट निकली। यही रिएक्शन अगर तुमने ग्रेफाइट से कराई, यही रिएक्शन तुमने किससे कराई? ग्रेफाइट से कराई। तो यही रिएक्शन ग्रेफाइट से कराने पर तुम देखोगे 393.5 किलो जूल, क्योंकि इन एलोट्रॉप्स की स्टेबिलिटी में डिफरेंस है, और स्टेबिलिटी में डिफरेंस होने की वजह से इन एलोट्रॉप्स की स्टेबिलिटी में डिफरेंस है, और स्टेबिलिटी में डिफरेंस होने की वजह से आप देख रहे हैं कि अलग अलग हीट निकली है। जो हीट है वो अलग अलग निकल के आई है, ठीक है। वो जो हीट है वो अलग अलग निकल के आई है। दोनों रिएक्शनों में जो हीट है उसकी वैल्यू अलग अलग निकल के आई है, ठीक है ना। तो ऐसा हो गया। थर्ड, फिजिकल स्टेट ऑफ प्रोडक्ट। फिजिकल स्टेट ऑफ प्रोडक्ट ये भी एक ऐसा फैक्टर है जो हीट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करता है। ये भी एक ऐसा फैक्टर है जो हीट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करता है, उसको चेंज करता है। कैसे चेंज करता है? जैसे रिएक्शन हो रही है, 2H2 gives O2, yes sir, H2 गैस, हाफ O2 गैस, इससे तुमने लिक्विड वाटर बनाया, ये आया -286 किलो जूल। इतनी हीट निकली, -286 किलो जूल हीट निकली। ठीक है ना। अब तुमने यही रिएक्शन कराई, अब हीट केवल 242 निकली। अब हीट केवल 242 निकली। क्या अंतर है? एक बार लिक्विड वाटर बन रहा है और एक बार वाटर वेपर बन रही है। व्हाट इज द ओनली डिफरेंस? कि एक बार लिक्विड वाटर बन रहा है और एक बार लिक्विड वाटर की जगह वाटर वेपर बन रही है। इट इज द ओनली डिफरेंस। अदरवाइज रिएक्शन सेम है, रिएक्टेंट सेम है, प्रोडक्ट सेम है, एवरीथिंग इज सेम, बट द ओनली डिफरेंस इज फिजिकल स्टेट ऑफ प्रोडक्ट इज डिफरेंट। फिजिकल स्टेट ऑफ प्रोडक्ट इज डिफरेंट। एक बार लिक्विड वाटर है और एक बार वाटर वेपर है। आपको देखा कि हीट अलग अलग आ रही है, हीट अलग अलग आ रही है, ठीक है। तो अगर आप फिजिकल स्टेट ऑफ प्रोडक्ट भी चेंज करोगे तो भी हीट अलग अलग आएगी, तो भी हीट अलग अलग आएगी, ठीक है। चलो, चौथा है कंडीशन ऑफ रिएक्शन। किसी रिएक्शन को कराने के दो तरीके होते हैं। या तो आप रिएक्शन को कांस्टेंट प्रेशर पे करा सकते हैं, या फिर आप रिएक्शन को कांस्टेंट वॉल्यूम पे करा सकते हैं। अगर आप रिएक्शन को कांस्टेंट प्रेशर पे करा रहे हैं, जो कि जनरली केस होता है, तो एट कांस्टेंट प्रेशर हीट ऑफ रिएक्शन इज del H। और अगर आप
कांस्टेंट वॉल्यूम पे रिएक्शन को करवा रहे हैं तो हीट ऑफ रिएक्शन इज डेल्टा यू। हीट ऑफ रिएक्शन इज डेल्टा यू, ठीक है। और इन दोनों में रिलेशन आप लोग जानते हैं, डेल्टा एच बराबर डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आरती। डेल्टा एच बराबर डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आरती, हाँ या ना? ये आप लोग जानते हैं ना? आपको थर्मोडायनेमिक्स में भी पढ़ाया था मैंने ये। तो क्योंकि हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में भी ये कर चुके हैं, थर्मोडायनेमिक्स में भी हम लोग ये चीज कर चुके हैं, इसलिए कोई टेंशन वाली बात नहीं, क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स में भी आइटम हम पढ़ चुके हैं, है ना। 4 चीजें तो ये हो गई। इसके बाद 5वीं चीज बचती है। वो 5वीं चीज क्या है? वो है टेम्परेचर। 5वीं चीज बचती है, वो 5वीं चीज क्या है? 5वीं चीज है बेटे टेम्परेचर। टेम्परेचर को हिंदी में कहते हैं ताप। क्या कहते हैं? ताप। और ताप होता है सबका बाप। टेम्परेचर को हिंदी में कहते हैं ताप, और ताप सबका बाप, ठीक है ना। टेम्परेचर चेंज करने पर भी हीट ऑफ रिएक्शन चेंज होती है। कैसे चेंज होती है? किरचॉफ इक्वेशन से निकाला जाता है। कैसे निकाला जाता है? किरचॉफ इक्वेशन से। लेकिन वो किरचॉफ इक्वेशन मैं आपको अभी नहीं पढ़ाऊंगा, लास्ट लेक्चर वाले दिन, जो फ्राइडे वाला दिन होगा, जहां लास्ट लेक्चर होगा हमारा थर्मोडायनेमिक्स का, वहां पढ़ाऊंगा। तो अभी हम किरचॉफ इक्वेशन से डील नहीं करेंगे। अभी हम लोग किरचॉफ इक्वेशन की बातें नहीं करेंगे। अभी हम लोग क्या करेंगे? इसको आगे पढ़ेंगे। तो अभी इसको छोड़ के आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। किरचॉफ इक्वेशन वी विल स्टडी इन द फ्राइडे वाला लेक्चर। कैसे अप्लाई करते हैं, किस तरीके से यूज करते हैं, वो सारी की सारी बातें मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि तब तक आप काफी कुछ सीख चुके होंगे। अब यहां पर क्वेश्चंस तो लेने के लिए बहुत सारे हैं मेरे पास, है ना, लेकिन अधिकतर क्वेश्चंस में यू विल नीड हेस लॉ। आपको हेस लॉ की नीड पड़ेगी, ठीक है। आपको किसकी नीड पड़ेगी? हेस लॉ की नीड पड़ेगी। तो वो जो क्वेश्चंस हैं जहां पर आपको हेस लॉ की जरूरत पड़ेगी, वेयर यू विल नीड हेस लॉ, वी विल डील विद दिस क्वेश्चंस, विल डील विद दोस क्वेश्चंस इन द लेक्चर। फ्राइडे वाले लेक्चर में ही डील करेंगे, वहीं पर देखेंगे। अभी मैं आपके सामने 2 क्वेश्चन ले रहा हूं जहां पर आपको हेस लॉ की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी मैं आपके सामने 2 क्वेश्चन ले रहा हूं जहां पर आपको जरूरत नहीं पड़ेगी हेस लॉ की, बिना हेस लॉ के क्वेश्चन हो जाएगा। जैसे एट 500 केल्विन एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन ऑफ अ लिक्विड is 10 kilocalorie per mole. Find the value of heat of vaporization of 3 mole liquid at constant। आपको डेल्टा यू वेपराइजेशन निकालना है। क्या निकालना है? डेल्टा यू वेपराइजेशन। लेकिन वो डेल्टा यू वेपराइजेशन भी आपको किसके लिए निकालना है? आपको 3 मोल लिक्विड के लिए निकालना है। क्या क्वेश्चन में डाटा दिया है? हमने आपको लिक्विड के लिए हीट ऑफ वेपराइजेशन दी है, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन दी है। अभी अभी मैंने आपको एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन और एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन का आइडिया दिया था थोड़ी देर पहले। अभी अभी मैंने आपको एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन का आइडिया दिया था। एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन क्या होती है? 1 मोल लिक्विड को 1 मोल गैस में बदलना है, तो जो हीट खर्च होगी उसे एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन कहते हैं। 1 मोल लिक्विड को 1 मोल गैस में बदलना है, तो जो हीट खर्च होगी उसे एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन कहते हैं, ठीक है ना। उसको हम लोग एंथैल्पी ऑफ क्या कहते हैं बेटे? एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन कहते हैं। तो देखो, ए लिक्विड
से ए गैस, डेल्टा एच दे रखा है 10 किलो कैलोरी पर मोल, डेल्टा एच दे रखा है 10 किलो कैलोरी पर मोल, ठीक है ना, 10 किलो कैलोरी पर मोल। ओके, ध्यान दो, ध्यान दो, डेल्टा एनजी कितना होगा इसमें, डेल्टा एनजी होगा 1, 1 माइनस 0 1, तो डेल्टा एच बराबर डेल्टा यू प्लस डेल्टा एनजी आर टी, डेल्टा एच 10 है, डेल्टा यू, डेल्टा एनजी 1, टेम्परेचर 500, कैलोरी में चल रहा है, आर की वैल्यू 2 रखेंगे तो ये कैलोरी है, और डेल्टा एच किलो कैलोरी में, तो 1000 से डिवाइड कर दो, डेल्टा यू बराबर कितना आ गया 9 किलो कैलोरी पर मोल। ये हमने 1 मोल के लिए सॉल्व किया है, ये हमने कितने मोल के लिए सॉल्व किया, 1 मोल के लिए, तो डेल्टा यू फॉर 3 मोल लिक्विड, 1 मोल का पता है इंटू 3 कर दो, 1 मोल का पता है इंटू 3 कर दो, 27 किलो कैलोरी, 1 मोल का पता है इंटू 3 कर दो, 27 किलो कैलोरी। ठीक है, 27 किलो कैलोरी। तो ये डेल्टा एच और डेल्टा यू वाले रिलेशन के ऊपर क्वेश्चन है, और दीज आर द ओनली क्वेश्चन जहां पर अभी आपको हेस लॉ वगैरह की नीड नहीं पड़ेगी, जहां पर अभी आपको हेस लॉ वगैरह की नीड नहीं पड़ेगी, इसलिए हम ये वाले क्वेश्चन अभी ले रहे हैं। एक क्वेश्चन और लेते हैं, at 300 Kelvin, at 300 Kelvin, heat of combustion of, at 300 Kelvin heat of combustion of liquid benzene is 32 kilojoule per mole at constant pressure, sorry, constant volume. Find the value of heat of combustion 1.5 mole benzene at constant pressure। आपको 1.5 मोल बेंजीन के लिए कांस्टेंट प्रेशर पे हीट ऑफ कंबस्शन निकालनी, 1 मोल बेंजीन की दे रखी है, 1.5 मोल के लिए निकालनी, टेम्परेचर 300 है, टेम्परेचर का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है यहाँ पे। बेंजीन 300 केल्विन पर लिक्विड होता है, लिक्विड को जलाइए C6H6, ऑर्गेनिक कंपाउंड को जलाना आपको बता चुका हूं मैं, मोल कॉन्सेप्ट में सिखाया था। O2 गैस, जितना कार्बन है उतना CO2 बना दो, और जितना हाइड्रोजन है उसका आधा पानी बना दो। पानी को लिक्विड क्यों लिया, क्योंकि टेम्परेचर 300 केल्विन यानी कि 27 डिग्री सेल्सियस दिया है। अगर ये 100 से ज्यादा होता, 373 से ज्यादा होता, तो पानी को वेपर लेता, पानी को क्या लेता, वेपर लेता, लेकिन ये 27 है इसलिए पानी को लिक्विड लेना पड़ा, 15/2। ठीक है, इसके लिए मेरे को डेल्टा यू दे रखा है, कितना, तो ये हो गया देखो 6 - 7.5 - 1.5, ये लिक्विड है, बेंजीन लिक्विड है, तो दोनों लिक्विड है, तो केवल इसमें से इसे घटाना है ना, ये आगे निकल के -1.5। अब हमें सॉल्व करना है 1.5 मोल बेंजीन के कंबशन के लिए, लेकिन इस रिएक्शन में हम बेंजीन का लेके चल रहे हैं केवल 1 मोल। तो एक काम करते हैं यार, क्या करते हैं काम, पहले 1 मोल के लिए सॉल्व कर लेते हैं, पहले 1 मोल के लिए सॉल्व कर लेते हैं, बाद में सेट कर लेंगे इसे, 1.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना।
तो डेल्टा एच बराबर -3270 प्लस डेल्टा एन जी कितना आया है -1.5, -1.5 को लिखो -3/2 आर टी, टी है 300, 100, और ये जूल में है, इसे किलो जूल में कन्वर्ट कर लिया क्योंकि ये वाला किलो जूल में है, ये अभी तक जूल में चल रहा था, 1000 से डिवाइड करके किलो जूल बना लिए इसके। तो ये आएगा -3270 -3.75, 3273.5 किलो जूल पर मोल। ये आ गया डेल्टा एच। ये 1 मोल बेंजीन के कंबशन का आया है, लेकिन हमें तो कितने मोल की निकालनी है? हमें निकालनी है 1.5 मोल की। इंटू 1.5 किलो जूल, ये फाइनल आंसर आएगा। ये फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा फाइनल आंसर। क्लियर है? चलो ठीक है, 2 क्वेश्चन और देखते हैं। कार्बन डायमंड से कार्बन ग्रेफाइट डेल्टा एच इज इक्वल टू -6 दे रखा है। पूछ रहा है बाय गिवन डाटा वी कैन कंक्लूड दैट ए डायमंड इज हेवियर देन ग्रेफाइट, ग्रेफाइट इज हेवियर देन डायमंड। यही काट दो, थर्मोकेमिकल रिएक्शन से ऐसा कुछ नहीं पता लगता। डायमंड इज मोर स्टेबल देन ग्रेफाइट, ग्रेफाइट इज मोर स्टेबल देन डायमंड। ये बता सकते हैं हम। कैसे बता सकते हैं? रिएक्शन कैसी है? रिएक्शन कैसी है? एक्सोथर्मिक। रिएक्शन कैसी है? रिएक्शन है एक्सोथर्मिक। और जब कोई रिएक्शन होती है बेटा एक्सोथर्मिक, तो प्रोडक्ट जो होता है, जो कि इस केस में ग्रेफाइट है, वो होता है मोर स्टेबल। एक्सोथर्मिक का प्रोडक्ट रिएक्टेंट से ज्यादा स्टेबल होता है ना। एक्सोथर्मिक का जो प्रोडक्ट होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है एज कंपेयर टू द रिएक्टेंट। तो जो ग्रेफाइट है दैट इज मोर स्टेबल देन डायमंड। ग्रेफाइट इज मोर स्टेबल देन डायमंड। तो यहां से मोस्ट स्टेबल allotrope of carbon is ग्रेफाइट। कार्बन का सबसे स्टेबल एलोट्रॉप ग्रेफाइट होता है, डायमंड नहीं होता। ग्रेफाइट होता है, डायमंड नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन आया, देखिए 2.4 ग्राम डायमंड इज कन्वर्टेड इनटू ग्रेफाइट अकॉर्डिंग टू द अबव रिएक्शन। अबव रिएक्शन मतलब ये रिएक्शन दी हुई है। इसी कॉन्सेप्ट पे दूसरा क्वेश्चन है। ये एलोट्रॉपिक स्टेबिलिटी पे कर लिया। अब देखो, फाइंड द अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड। आपको हीट रिलीज निकालनी है। कितनी हीट इस रिएक्शन में रिलीज होगी, आपको निकालना है। कितनी हीट इस रिएक्शन में रिलीज होगी। सिंपल है, निकाल सकते हैं, बिल्कुल सिंपल से निकल आएगा। कैसे निकलेगा देखो। कार्बन डायमंड से कार्बन ग्रेफाइट, कितनी हीट है? -6 किलो जूल पर मोल। पर मोल ऑफ वॉट? पर मोल ऑफ वॉट? पर मोल ऑफ डायमंड। जब 12 ग्राम डायमंड ग्रेफाइट में कन्वर्ट होता है तो कितनी हीट निकाल के देता है? -6 किलो जूल हीट निकाल के देता है। 12 ग्राम डायमंड से कितनी हीट निकलती है? 12 ग्राम डायमंड से -6 किलो जूल निकलती है, 6 किलो जूल निकलती है। तो जब 2.4 ग्राम डायमंड रिएक्शन करेगा
तो हीट निकलेगी -6 इंटू 2.4 अपॉन 12 कम्स आउट टू बी 1.2 किलो जूल की हीट बाहर निकल के आएगी। तो इसे हमने क्वांटिटी ऑफ रिएक्टेंट से भी लिंक कर दिया। क्वांटिटी ऑफ रिएक्टेंट के कंसेप्ट पे भी आपको एक क्वेश्चन करा दिया। ठीक है, एक और खास बात, अधिकतर चीजों पर आपने क्वेश्चन कर लिए हैं, जो नहीं कराए हैं वो मैं आगे कराऊंगा, क्योंकि अभी आपको उसमें हेस लॉ पढ़ना पड़ेगा। टेम्परेचर के लिए एक और खास बात आपको बता दूं, अगर किसी रिएक्शन में टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है, कोई रिएक्शन अगर 25 डिग्री सेल्सियस पर हो रही है बच्चों, तो उसकी जो हीट होती है ना, फिर वो हीट नहीं रहती। उसकी जो हीट होती है ना, वो हीट नहीं रहती। 25 डिग्री सेल्सियस पर अगर कोई रिएक्शन हो रही है तो फिर उसकी हीट को हम इज्जत देते हैं और वो हीट बन जाती है H0। टीका लग गया इसके ऊपर। ये टीका लगते ही मतलब वो मिल गई, इसको क्या मिल गई? इज्जत। और इज्जत होने से इसके अंदर स्टैंडर्ड आ गया, क्योंकि अभी ये स्टैंडर्ड वाली हो गई है, इज्जतदार हो गई है, इसलिए हीट को हम कहते हैं स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन। क्या कहते हैं? स्टैंडर्ड हीट ऑफ, नॉट फॉर्मेशन। रिएक्शन। ठीक है ना। तो नेक्स्ट लेक्चर में जितनी भी हीट है मैं आपको पढ़ाऊंगा। कुछ टाइप ऑफ हीट्स मुझे आपको पढ़ानी है जो आपके सिलेबस में एनसीईआरटी में दे रखी हैं, नेमली फॉर्मेशन, कंबस्टन, बॉन्ड एनर्जी। वो हीटें सारी की सारी 25 डिग्री सेल्सियस पर ही आपको पढ़ाई जाएंगी। मतलब जो भी हीटों से आप लोग डील करोगे वो करोगे आप स्टैंडर्ड हीट से आपको डील करना है। किससे डील करना है? स्टैंडर्ड हीट से डील करना है। समझ गए मेरी बात को? तो नेक्स्ट लेक्चर में वी विल स्टार्ट विद द हीट्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स। ये आज का लेक्चर जो था हमारा थर्मोकेमिस्ट्री का बेसिक्स का लेक्चर हो गया। बेसिक टर्मिनोलॉजी, बेसिक बातें हम लोग सीख गए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको पढ़ाऊंगा डिफरेंट टाइप ऑफ हीट्स। डिफरेंट टाइप ऑफ हीट्स हम लोग कवर करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, हीट कंसेप्ट, क्वेश्चंस। ठीक है, तो अगले लेक्चर में आपसे मिलते हैं नए कंसेप्ट के साथ, नई क्वेश्चंस के साथ, नई कैलकुलेशंस के साथ, है ना, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। ओके, टाटा, बाय बाय, जय हिंद। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ने में व्यस्त रहिए, तैयारी करते रहिए, है ना, तैयारी करते रहिए और अपनी पूरी एनर्जी लगा के अपने सपने को, जो डॉक्टर बनने का सपना है, उसको रियलाइज करने की कोशिश करते रहिए।